नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका स्वागत है। आज की रात हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में बसे एक गांव खरमपुर, जहां एक पुराना अस्पताल अपनी भयावह कहानियों के लिए कुख्यात है। ये जगह ऐसी है जहां सन्नाटा चीखता है और हर कोने में कोई अनदेखी साए की तरह आपका पीछा करता है। क्या आप तैयार हैं उस अस्पताल के अंधेरे गलियारों में कदम रखने के लिए, जहां हर दरवाजे के पीछे एक डरावना राज छिपा है? तो अपनी सांसें थामिए और इस खौफनाक सफर में हमारे साथ चलिए। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हर छोटी सी आवाज कानों में चुभती थी। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा खरमपुर गांव ऐसा लगता था मानो समय ने इसे छूना ही छोड़ दिया हो। गांव के बाहर एक पुराना सरकारी अस्पताल खड़ा था, जिसकी दीवारें उखड़ रही थीं और लोहे के फाटक जंग से लाल हो चुके थे। गांव वाले इस अस्पताल को मुर्दा घर कहते थे और शायद ही कोई यहां इलाज के लिए आता। उनकी नजर में उनके पारंपरिक वैद्य और झाड़ फूंक ही बीमारियों का इलाज थे। अंजलि, एक युवा नर्स जो अभी 27 साल की थी, एक हफ्ते पहले ही खरमपुर पहुंची थी। वह डॉ विक्रम के अधीन काम करने आई थी, जो एक शहर में पढ़ा लिखा डॉक्टर था, जिसने इस दूर दराज के गांव में गरीबों की सेवा करने का फैसला किया था। अंजलि विक्रम के जज्बे की कद्र करती थी, लेकिन अस्पताल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। गलियारों में सीलन और सड़ांत की गंध थी और टिमटिमाती ट्यूबलाइटें लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बनाती थीं, जो कभी कभी बिना वजह हिलती सी लगती थीं। आधी रात बीत चुकी थी। अंजलि नर्सिंग स्टेशन पर अकेली थी। पुराने मरीजों के रिकॉर्ड्स पलट रही थीं, जो सालों से अपडेट नहीं हुए थे। अस्पताल में कोई मरीज नहीं था। हफ्तों से कोई भर्ती नहीं हुआ था। सन्नाटे को अचानक एक हल्की दर्द भरी सिसकी ने चीर दिया। अंजलि का हाथ रुक गया। उसका पेन कागज पर ठिठक गया। आवाज फिर आई, एक औरत की, दर्द से भरी, जो अस्पताल के गलियारों में गूंज रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आवाज कमरा नंबर 7 की दिशा से आ रही थी, जो हमेशा ताला बंद रहता था। अंजलि का दिमाग तेजी से सोचने लगा। अस्पताल में कोई मरीज नहीं था और कर्मचारियों में सिर्फ वह और डॉ विक्रम थे, जो अपने केबिन में सो रहे थे। उसका तार्किक दिमाग कह रहा था कि यह हवा का शोर हो सकता है, या शायद जंगल से कोई जानवर भटक कर इमारत में आ गया हो। खरमपुर चारों तरफ से घने जंगल से घिरा था, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। गांव वालों की फुसफुसाहट, अस्पताल के भूताहा होने की कहानियां और कमरा नंबर 7 की अजीब बदनामी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन सिसकियां और तेज हो गईं, जैसे कोई औरत दम तोड़ रही हो। वह खड़ी हुई। उसकी कुर्सी फर्श पर खिसकने से एक तेज आवाज हुई, जो सन्नाटे में और डरावनी लगी। उसने टॉर्च पकड़ी, जिसका प्रकाश उसके कांपते हाथों में हिल रहा था। वह उस गलियारे की ओर बढ़ी, जहां से आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और सीलन की गंध और तेज। सिसकियां अब साफ सुनाई दे रही थीं, बीच बीच में रुक रुक कर, जैसे कोई सांस लेने के लिए जूझ रहा हो। अंजलि का दिमाग चीख रहा था कि वह वापस लौट जाए। उस कमरे में किसी के होने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन उसके पैर अनायास ही आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। कमरा नंबर 7 के दरवाजे पर वह रुक गई। ताला जंग खाया और ढीला था, जैसे किसी ने उसे तोड़ा हो। दरवाजे में लगी छोटी सी खिड़की, जो धूल और मैल से ढकी थी, उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरे में घना अंधेरा था और प्रकाश में सिर्फ धूल के कण तैरते दिखे। कोई नहीं था। सिसकियां अचानक बंद हो गईं और सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि अंजलि को अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगने लगी। उसका गला सूख गया। वह पीछे हटी। उसका दिल अब और तेजी से धड़क रहा था। तभी कमरे के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा हो। अंजलि का शरीर ठंडा पड़ गया। वह चिल्लाई, कौन है वहां? उसकी आवाज गलियारे में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ और तेज धमाके आए। फिर उस औरत की सिसकियां फिर शुरू हुईं, इस बार चीखों में बदलकर। आवाज इतनी भयानक थी कि अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफ दरवाजे की धमक, दूसरी तरफ वह डरावनी चीख। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने भागने का फैसला किया और तेजी से विक्रम के केबिन की ओर दौड़ी।
लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुकी, टॉर्च की रोशनी पीछे मोड़ी। गलियारे में एक आकृति थी। एक औरत लंबा काला लबादा पहने सिर झुकाए खड़ी थी। अंजलि का दिल गले में अटक गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। जैसे ही लबादा हटा, अंजलि ने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वह चेहरा चेहरा नहीं था, सिर्फ एक धुंधली विकृत आकृति जिसमें आंखों की जगह काली खोखली गड्ढियां थीं। उसकी चीख गलियारे में गूंजती रही और वह हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उस आकृति ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अंजलि की चीख सुनकर विक्रम अपने केबिन से बाहर दौड़े आए। अंजलि, क्या हुआ? तुम जमीन पर क्यों पड़ी हो? उन्होंने उसे उठाते हुए पूछा। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह कांप रही थी। डॉक्टर, डॉक्टर, यहां कोई था? अभी अभी एक औरत, उसका चेहरा, वह हवा में गायब हो गई। वह हाँफते हुए बोली। विक्रम ने भौहें सिकोड़ लीं। कमाल करती हो अंजलि, यहां कौन होगा? इस गांव में लोग वैसे भी अस्पताल नहीं आते। पिछले 10 दिनों से हम दोनों ही तो यहां रात बिता रहे हैं। शायद तुमने कोई सपना देखा हो। नहीं डॉक्टर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, अंजलि ने जोर देकर कहा। और और उस औरत की रोने की आवाज कमरा नंबर 7 से आ रही थी। मैंने साफ सुना, लेकिन जब मैं वहां गई तो आवाज बंद हो गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। देखो, आसपास जंगल है, हो सकता है किसी जंगली जानवर की आवाज रही हो। तुम घबराओ मत, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ड्यूटी संभाल लूंगा। जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अंजलि कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह चुपचाप अस्पताल से निकलकर पास ही बने सरकारी आवास की ओर बढ़ी। रात का अंधेरा और गहरा लग रहा था। जंगल से आने वाली हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह रुक गई, टॉर्च की रोशनी पीछे मोड़ी। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, आहट फिर सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह तेज कदमों से अपने कमरे की ओर भागी। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद किया और सांस ली। लेकिन जैसे ही वह पलटी, उसे लगा कि कमरे के कोने में कुछ हिला। उसने टॉर्च उठाई, लेकिन वहां सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। थकान और डर से बेहाल वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह अंजलि और विक्रम अस्पताल में थे जब गांव वाले पहली बार कुछ लेकर आए। एक 15 साल का लड़का गोपाल, जिसका शरीर अचानक नीला पड़ गया था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। गोपाल के माता पिता रोते हुए बोले, डॉक्टर साहब, देखिए ना, हमारे बच्चे को क्या हो गया? हमने वैद्य को दिखाया, जड़ी बूटियां दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब आप ही कुछ कीजिए। विक्रम ने गोपाल को भर्ती कर लिया और उसका इलाज शुरू किया। अंजलि और वह मिलकर उसकी जांच करने लगे। इसके शरीर पर कोई निशान नहीं है, विक्रम ने कहा। न तो किसी जहरीले जानवर के काटने का, न ही कोई जहर खाने का संकेत। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? अंजलि ने गोपाल की नब्ज जांची। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका दिल धीमा धड़क रहा है, लेकिन कुछ अजीब है। हमें इसे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। अगर सुबह तक हालत नहीं सुधरी तो शहर भेजेंगे। रात गहरा गई थी। विक्रम और अंजलि ड्यूटी पर थे। देर रात गोपाल के वार्ड में अचानक हलचल हुई। अंजलि, जो पास में रिकॉर्ड्स देख रही थी, ने देखा कि गोपाल का शरीर अचानक तन गया। वह बिस्तर से उठा। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन वे पूरी तरह काली थीं, पुतलियां गायब, जैसे 2 काले गड्ढे। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे कोई लाश जीवित हो उठी हो। अंजलि के मुंह से चीख निकल गई। गोपाल, क्या हुआ? रुको! उसने स्टेथोस्कोप उठाया और उसकी छाती पर लगाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, गोपाल ने उसे जोर से धक्का दिया। वह दीवार से टकराई और उसका सिर चकराने लगा। गोपाल, रुक जाओ! उसने चिल्लाया, लेकिन गोपाल की आंखें उसे घूर रही थीं और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हरकतें इंसानी नहीं लग रही थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और नर्स राधा अंदर दौड़ी आई। उसने गोपाल की गर्दन पकड़ी और उसे दीवार पर दे मारा।
गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। अंजलि स्तब्ध थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, राधा ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर उसका खून जम गया। राधा, जो हमेशा शांत और मेहनती थी, अब किसी जंगली जानवर की तरह अपने हाथ पैरों पर रेंगते हुए गोपाल के पास पहुंची। उसने गोपाल के सिर से बहते खून को चाटना शुरू कर दिया। अंजलि के पैर जम गए। वह कोने में सिकुड़कर यह भयावह दृश्य देख रही थी। राधा की आंखें अब वही काली थीं जो गोपाल की थीं। अचानक राधा ने गोपाल का हाथ मरोड़ दिया और उसे कंधे से अलग कर दिया। खून धार फर्श पर फैल गई। अंजलि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, वह विक्रम के केबिन में थी। विक्रम उसे हिलाते हुए पूछ रहे थे, अंजलि, क्या हुआ था वहां? गोपाल की मौत कैसे हुई और राधा कहाँ गई? अंजलि ने कांपते हुए सारी बात बताई। विक्रम सन्न रह गए। यह यह कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा। राधा ने गोपाल को मारा और फिर वह गायब हो गई। मुझे नहीं पता डॉक्टर, अंजलि रोते हुए बोली, लेकिन जो मैंने देखा वह कोई इंसान नहीं था। राधा, वह राधा नहीं थी। अगली सुबह अस्पताल में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन था। गोपाल की मौत ने विक्रम और अंजलि को हिलाकर रख दिया था। गांव वालों को अभी तक कुछ पता नहीं था, लेकिन दोनों जानते थे कि अगर सच सामने आया तो गांव वाले उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस गांव में पहले से ही अस्पताल पर भरोसा नहीं था और गोपाल की मौत की खबर आग में घी डालने जैसी थी। विक्रम ने अंजलि को बुलाया। हमें कुछ करना होगा। अगर गांव वालों को पता चला कि राधा ने गोपाल को मारा तो वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें कहना होगा कि गोपाल की मौत किसी बीमारी से हुई। अंजलि ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन भारी था। क्या हम सच छिपा सकते हैं डॉक्टर? और राधा, वह कहां गई? क्या वह सच में कोई और चीज थी? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा तनाव से भरा था। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और गोपाल की लाश को एक सीलबंद बक्से में रखकर सौंप दिया। मुखिया जी, गोपाल को एक खतरनाक इन्फेक्शन था। अगर कोई उसकी लाश को छुएगा तो यह बीमारी फैल सकती है। इसे बिना खोले दफना देना होगा। मुखिया ने संदेह भरी नजरों से विक्रम को देखा, लेकिन गांव वालों ने उनकी बात मान ली। गोपाल का अंतिम संस्कार बिना किसी सवाल के हो गया, लेकिन अंजलि और विक्रम के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। राधा कहाँ थी? कमरा नंबर 7 की वह औरत कौन थी? और इस अस्पताल में ऐसा क्या था जो लोगों को पागल बना रहा था? विक्रम की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी थी। वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था जो चाहता तो शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन बचपन से उसे अजीब सपने आते थे। धुंधले डरावने सपने, जिनमें खरमपुर का यह अस्पताल बार बार दिखता था। उसने अपने पिता से कई बार पूछा था कि क्या उसका इस गांव से कोई नाता है, लेकिन हर बार जवाब में इनकार मिला। फिर भी विक्रम को लगता था कि इस अस्पताल में उसके सवालों के जवाब छिपे हैं। इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर यहां आने का फैसला किया। अंजलि को विक्रम की कहानी सुनकर और डर लगा। डॉक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि इस अस्पताल में कुछ गलत है? राधा का ऐसा व्यवहार, वह औरत, ये सब सामान्य नहीं है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। मुझे भी लगता है अंजलि, लेकिन मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि इन सवालों का जवाब ढूंढ सकूं। हमें हिम्मत रखनी होगी। अगले कुछ दिन और भयावह थे। रात को गलियारों में फिर से सिसकियां सुनाई देने लगीं। अंजलि ने कमरा नंबर 7 के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर रात उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वह दवाइयों का स्टॉक चेक कर रही थी, उसे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने तेजी से टॉर्च मोड़ी और एक पल के लिए उसे वही काली आकृति दिखी, लबादा पहने, सिर झुकाए। इस बार वह चीख नहीं सकी, उसका गला सूख गया था। आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन इस बार उसने कुछ फुसफुसाया, एक शब्द जो अंजलि के कानों में गूंज गया, बाहर। अंजलि ने यह बात विक्रम को बताई। डॉक्टर, यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। अंजलि, मैं यहां से नहीं भाग सकता। मुझे जवाब चाहिए।
और तुम भी जानती हो कि अगर हम भागे तो गांव वाले हमें ढूंढ निकालेंगे। उसी रात एक और मरीज अस्पताल में आया। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा इतना पीला था कि वह मरने की कगार पर लग रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। विक्रम और अंजलि ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ घंटों बाद वह बूढ़ी औरत अचानक बिस्तर से उठी और चीखने लगी। उसकी आवाज वही थी, वही दर्द भरी सिसकी जो कमरा नंबर 7 से आती थी। अंजलि का खून जम गया। वह औरत चीखते चीखते गलियारे में भागी और कमरा नंबर 7 के सामने रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और वह अंदर चली गई। विक्रम और अंजलि उसके पीछे दौड़े, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना बिस्तर जिस पर खून के धब्बे थे और हवा में एक तेज सड़ांत। अंजलि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप फिर खुल गया। इस बार कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसमें वही फुसफुसाहट थी। बाहर। विक्रम ने अंजलि का हाथ पकड़ा। हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि यह क्या है। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को अस्पताल के आसपास एक औरत को देखा जो हवा में तैर रही थी। कुछ ने कहा कि यह अस्पताल शापित है और जो भी यहां आता है वह जिंदा नहीं बचता। विक्रम और अंजलि पर दबाव बढ़ रहा था। गांव वाले अब अस्पताल पर शक करने लगे थे। उसी दिन विक्रम ने एक पुराना रिकॉर्ड ढूंढा जो अस्पताल के शुरुआती दिनों का था। उसमें एक औरत का जिक्र था जो कई साल पहले कमरा नंबर 7 में मरी थी। उसका नाम था माया। वह गांव की थी और उसकी मौत के बाद से अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रिकॉर्ड में लिखा था कि माया की मौत रहस्यमयी थी और गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा अस्पताल में भटकती है। विक्रम ने यह बात अंजलि को बताई। शायद माया की आत्मा यहां है और शायद वह राधा को अपने कब्जे में ले चुकी है। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। तो क्या राधा अब जीवित नहीं है? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उस रात जब वे ड्यूटी पर थे, कमरा नंबर 7 का दरवाजा फिर खुला। इस बार अंदर से कोई आवाज नहीं आई। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और कमरे में गया। अंजलि बाहर खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद विक्रम बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वहां वहां कुछ है, उसने कांपते हुए कहा। मुझे लगा कि कोई मुझे छू रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात गांव वालों ने अस्पताल के बाहर भीड़ जमा कर ली। वे गोपाल की मौत का जवाब मांग रहे थे। विक्रम और अंजलि समझ गए कि अब उनके पास समय कम है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, राधा फिर से प्रकट हुई। वह अस्पताल के गलियारे में खड़ी थी। उसकी आंखें काली और उसके हाथों में खून से सना एक चाकू। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अंजलि ने चीखकर विक्रम का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधा की फुसफुसाहट गलियारे में गूंज रही थी। बाहर, बाहर। और फिर कमरा नंबर 7 से वही भयावह चीख फिर शुरू हुई। दोस्तों, क्या आपकी सांसें थम गईं? खरमपुर का वह अस्पताल कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा शाप है जो हर आने वाले को अपनी चपेट में ले लेता है। माया की आत्मा क्या चाहती है और विक्रम का इस गांव से क्या नाता है? नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके साए आपके मन में लंबे समय तक रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन सावधान, रात को अकेले में कमरा नंबर 7 का दरवाजा खटखटाने की गलती न करना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।